ठीक सोचा है तुमने। कल बच्चों के बिना रितेश को तड़पना पड़े, इससे तो बेहतर होगा कि तुम दूसरी शादी के लिए उसे आजाद कर दो। क्योंकि तुम्हें कोई हक नहीं बनता है किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने का। इसीलिए पापा मैं रितेश को तलाक देना चाहती हूँ। बेटे, भगवान न करे कल रितेश का एक्सीडेंट हो जाए और वो अंधा या लंगड़ा हो जाए, तो तुम उससे आजाद होना चाहोगी? अगर तुम्हारी माँ किसी वजह से अपाहिज हो जाए तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। कोई किसी का बोझ क्यों उठाए है? रुचि क्यों जिंदगी भर नीरंग की व्हील चेयर को धक्का देती रहे? पापा अब आप बात को बदल रहे हैं। मैं बात को बदल नहीं रहा हूँ वीनू बेटे, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दो इंसान सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए शादी नहीं करते, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं। आदमी शादी करता है साथ में जीने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए। मगर मैं रितेश को दुख के अलावा और क्या दे सकती हूँ पापा? ठीक है बेटे, तुम अगर रितेश को तलाक देना चाहती हो तो दो, मगर अपने अधूरेपन का बहाना मत करो, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अधूरा होता है किसी न किसी पहलू से। अधूरापन अगर तलाक की बुनियाद बन जाए तो इस दुनिया में कोई भी इंसान शादीशुदा दिखेगा ही नहीं। तलाक देना चाहती हो तो यह कहकर तलाक दो कि तुम हंसना भूल गई हो बेटे। तुम्हें रितेश को अपनी रोटी सूरत दिखाने का कोई हक नहीं है, और साथ साथ में यह भी सोचो कि तुम्हें मुझे या अपनी माँ को रोनी सूरत दिखाने का क्या हक है? कोई हक नहीं है अभी, कोई हक नहीं। तुम अगर तलाक देकर यहां रोना चाहती हो तो वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। रितेश ने कब तुमसे बच्चे मांगे? उसने सिर्फ यही तो मांगा है ना, तुम उसके साथ हंसो, खेलो, घूमो, जिंदगी का आनंद उठाने में उसकी मदद करो। तलाक की बात भूल जाओ बेटा, जीना शुरू करो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके साथ समझौता करो और हंसो। मगर समझौता कैसे करूं? कैसे? पीनू, तुम रितेश को तलाक देना चाहती हो सिर्फ अपने आप को सजा देने के लिए। सबसे पहले वो बंद कर दो तुम, और फिर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। रास्ते हमेशा होते हैं बेटे। प्रॉब्लम चाहे बिजनेस का हो, रिश्तों का हो, जिंदगी का हो, या किसी भी तरह का हो बेटे, आंखों पर से आंसू का धुंधलापन हटता है ना तो रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। मगर मुझे कोई बिजनेस तो बताना होगा। बिजनेस तो कोई भी कर सकते हो प्रशांत, तुम जो चाहो जो आता है उसी का बिजनेस शुरू करो। और वो बिजनेस के लिए पैसे, इन्वेस्टमेंट? मैंने कहा था ना, मेरे हिस्से के पैसे मैं डालूंगी जब चाहो तब। मैंने 20 साल तक पैसे इकट्ठे किए हैं, हाथ पैर मारकर यहां वहां से दौलत इकट्ठी की है, सिर्फ इसलिए कि भारत आकर मैं उसे जला दूं। मैंने अपनी बेटी की शादी पर भी पैसे खर्च नहीं किए, ना ही कभी अपने आप को वेकेशन लेने दिया। अब मैं सारे पैसे जला दूंगी जितेंद्र भीमानी के नाम पर। मगर मैं पैसे कहां से लाऊं? कहां से लाऊं पैसे? नया बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे मुझे दिए जा रहे हैं उस पर तो पापा नजर रख के बैठे, और उन पैसों में से मैं आपके साथ पार्टनरशिप तो नहीं कर सकता ना। तो और पैसे पैदा करो, तुम्हारे बिजनेस में तो 1000 मौके होंगे। वो मौके दिखाई नहीं देते, यही तो दिक्कत है। तुम्हें किसी की उंगली पकड़कर चलने की आदत पड़ गई है प्रशांत। आज तुम्हारे बाप की उंगली छूट गई तो तुम किसी और की ढूंढते हो। ठीक है, अगर तुम रास्ता नहीं ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। इतने बड़े बिजनेस में कई फैसले किए गए होंगे तुम्हारे नाम पर जिसका तुम्हें पता तक नहीं है। कल तक तुम्हें किसी और पर और औरों को तुम पर अविश्वास नहीं था। ऐसे विश्वास की आंखें मूंदकर जो भी काम किए गए हो उसे ढूंढ निकालो, तुम्हारी भी आंखें खुल जाएगी और औरों की भी।
तो कितने पैसे की जरूरत है आपको? जी करीब 25 लाख। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया? करवाया है लेकिन रकम बहुत छोटी है। यही तो दिक्कत है ना, लोगों को जो करवाना चाहिए वो नहीं करते। ये तो अच्छा है कि हम जैसे लोग ट्रस्ट चलाकर उन्हें जीवन दान देते हैं, वरना। वैसे उम्र क्या है? जी 55 साल। इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती तुम। जी ये मेरी उम्र नहीं है, मेरे पापा 55 साल के हैं। पेशेंट वो है ना। मैंने समझा पेशेंट तुम हो। खैर ठीक है, तुम ये फॉर्म भर दो। उसमें वजह लिखना कि पैसे देकर हम जिसकी जान बचा रहे हैं वो समाज के लिए काम का है भी या बोझ है। देखो भाई, हम तो जैसा है वैसा ही बताते हैं। पैसे कम हैं और बीमार ज्यादा। हम तो प्रायोरिटी उन्हें ही देते हैं जो जवान हो, समाज के लिए कोई काम करने वाला हो। जिनकी टांग कब्र में पहले से ही जा चुके हों, हम उन्हें पैसे नहीं देते। सर मेरे पापा ने 3 किताबें लिखी हैं जिन्हें पढ़कर आपके कल के स्टूडेंट्स तैयार होंगे। अगर वो 10-12 साल और जिएंगे तो ऐसे और कई किताबें लिखेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये समाज का काम है? क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें और जीना चाहिए सर? देखेंगे, तुम फॉर्म भर दो। सारे रिकॉर्ड्स मांगे हैं प्रशांत ने, सारे शेयर्स की जानकारी, कंपनी में किए गए सारे फैसलों की लिस्ट। सारे फैसलों की लिस्ट? जब तक वो डायरेक्टर था तब तक किए गए सारे फैसलों की लिस्ट। तो दे दीजिए। क्या दे दीजिए? तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? वो किसी भी फैसले के बारे में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो ऐसा कैसे करेगा मिताली? वो भी तो डायरेक्टर था। डायरेक्टर का हक होता है निरंग, यदि फैसले उसको अंधेरे में रखकर किए गए हो तो। लेकिन प्रशांत को कायदे की जानकारी कैसे हो गई इतनी? उसे नहीं है, किसी और को है। कोई और है जो प्रशांत को सलाह दे रहा है और कोई और उसे हथियार बनाकर हमारे साथ लड़ाना चाहता है। प्रशांत तो अंधा और बहरा है, वो कैसे किसी का हथियार बन सकता है? हथियार को अंधा या बहरा ही होना चाहिए निरंग। कुसुम को प्रशांत से अच्छा हथियार नहीं मिल सकता है। आपको लगता है कि? मुझे यकीन है कुसुम प्रशांत को इस्तेमाल कर रही है। इस मामले में मैं सिर्फ जितेंद्र भाई को नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब? कुसुम के बेटे ने हमारी कंपनी में नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी है और जब जितेंद्र भाई को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि नौकरी दी ही जानी चाहिए। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? डिवोर्स का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मैं डिवोर्स की बात नहीं कर रही हूँ रितेश। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अंडरस्टैंड माय फुट? कैसा कचरा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग के अंदर? 1000 बार तुमसे कह चुका हूं, मेरे और श्रेया के बीच में कुछ नहीं है। मैंने श्रेया का नाम लिया अब तक? नहीं ना? और वैसे भी श्रेया तुम्हें अच्छी लगती है और ये बात झूठ नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई होती ना तो श्रेया तुम्हारी बीवी होती है। तुम मेरी जिंदगी में कैसे नहीं आती विनीता? ये कोई दिल्ली बैंगलोर दिल्ली की फ्लाइट है? एक छुट्टी तो दूसरी में बैठ गए। These are just speculations. Stop it. सारा दिन यहां बैठकर यही सोचती रहती हो क्या? मैं यहाँ सारा दिन बैठकर ये सोचती हूँ कि तुम्हें एक बेटा होना चाहिए। ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है तुम्हारे परिवार की ओर। मैं ऐसा नहीं मानता। ये मानने की नहीं जानने की बात है रितेश। तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए। मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ ना। Wait a minute. Just wait a minute. मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए बिना डिवोर्स के। दम है, बहुत बहुत दम है इस बात में। विनीता, तुमने वो कहानी सुनी है? एक बार 2 आदमी मरकर एक साथ स्वर्ग पहुंचे। पहले वाले आदमी ने भगवान से कहा, भगवान जी मैं पृथ्वी पर शादीशुदा था। भगवान ने कहा बहुत दुखी था बेचारा, इसे तो स्वर्ग ही मिलना चाहिए। दूसरे वाले ने कहा एक मिनट मेरी बात भी तो सुनिए, मेरी तो 2 शादियां हुई थी, वो भी एक साथ। भगवान ने कहा पागल हो गया क्या, मजाक कर रहा है? ये स्वर्ग है, पागल खाना नहीं है। दूसरे
दूसरी शादी करनी चाहिए। तुम फिलहाल मजाक के मूड में हो रितेश, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, हम बाद में बात नहीं करेंगे। हम इस बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे, ना ही दूसरी शादी की और ना ही डिवोर्स की। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं विनीता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारे साथ बच्चा चाहिए, तुम्हारे जरिए, तुम्हारे लिए। और अगर बच्चा ना मिले ना तो मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें गंवाकर इस दुनिया में कोई भी दूसरी खुशी पाना नहीं चाहता हूं। समझ रही हो ना तुम? ये सारी फाइलें घर पे क्यों लाए हो पारिक? ये अपने बिजनेस के टैक्स पेपर्स हैं। मैं चाहता था कि आप इन्हें देख लें। देखो पारिक, ये इतने सारे पेपर्स देखने के मूड में मैं नहीं हूँ। कल सुबह जल्दी उठ के मैं देख लूंगा। कल तक चल जाता तो मैं ऑफिस में दिखा देता आपको, लेकिन नहीं, आप देख लें तो अपने साथ घर ले जाऊंगा। अरे बड़ा दुखी करते हो तुम पारिक। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है दुख उसके साथ चलने लगते हैं, लेकिन दुख को हंसते हंसते झेलना ही तो बड़प्पन है। यह हंसते रहने की शर्त बड़ी कातिल है पारिक। और जो लोग तुम्हारी बातें समझते नहीं है उनके सामने इसी तरह पेश आते रहना जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो और भी मुश्किल है। ये उनका दोष नहीं है, वो हमेशा आपके भरोसे पर चलते हैं, रात दिन आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता, और फिर आप उन्हें समझाते भी नहीं है, इसलिए रूठ जाते हैं। अरे कमाल करते हो, इसमें रूठने की क्या बात है? उन्होंने खुलकर पूछ लेना चाहिए। संदीप को नौकरी देना बिजनेस डिसीजन नहीं, इसमें रिश्तों की उलझन है, और वो आपके बेटे हैं। पारिक तुम कुछ पूछना चाहते हो? न मैं आपके परिवार से हूं, ना ही आपसे दूर हूं, ना ही आपका मुलाजिम हूं, ना ही आपका पार्टनर, ना ही मैं आपका भाई हूं, ना ही बेटा, ना ही रिश्तेदार। फिर किस मुंह से पूछूं? इन सभी हैसियत से पूछो पारिक। तुम पूरी तरह कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम सब कुछ बन सकते हो, इसलिए पूछो। तो फिर पूछ ही लेता हूं, आपने कुसुम के बेटे को नौकरी क्यों दी? संदीप को मैंने इसलिए नौकरी दी कि उस पर मैं इस बहाने नजर रख सकूंगा और उसके जरिए कुसुम पर भी। सच सुनाई नहीं देता आपके जवाब में? सच पर एक सच तो ये है कि मैं वाकई देखना चाहता हूं कि कुसुम ने जो दावा किया है वो कहीं सच तो नहीं है। मैं देखना चाहता हूं पारिक कि उस लड़के के चेहरे में कहीं मेरा चेहरा तो झलकता नहीं है। मैं भी यही सोच रहा हूं। आप उस लड़के के चेहरे में अपना बेटा देख रहे हैं, यही डर है। कहीं आपके आसार उस चेहरे में उभरे हुए दिखाई दिए तो? ये क्या किया तुमने? मेरी सारी गिनती भुला दी। तुम इस वक्त स्किपिंग कर रही हो प्रिया? हाँ, मैं तो किसी भी वक्त स्किपिंग करती हूँ। खाने के बाद 2 घंटे तक स्किपिंग नहीं करना चाहिए, ऐसे मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा। वैसे भी कभी-कभी मुझे वक्त मिलता है स्किपिंग करने का। अच्छा, मतलब कोई भी 2 घंटे तुम बिना खाए नहीं रहती हो? अब हटो, दूर जाओ। क्यों? प्रिया, कोई आएगा तो कह देंगे ना।
अभी अभी गिरे हैं। अब यहाँ किसी के आने की बात कहाँ से हुई? चलो हटो, मुझे स्किपिंग करने दो। वैसे भी तुम्हें यहाँ मेरे घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे रहती थी तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर समझकर, वैसे ही तुम्हें यहाँ रहना है मेरा घर समझकर। प्रिया, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सिर्फ शर्म आती है मुझे। मेरी मम्मी कह रही थी कि परा का पूरा ख्याल रखना, उसे ससुराल में शर्म आती होगी, उसे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो जाकर पूछ लेना। वैसे इस वक्त तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? वैसे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, हाँ एक चीज की है। तो मैं मम्मी को जाकर बता देती हूँ। बोलो बोलो, क्या चीज की जरूरत है? छोड़ो, देखो तुम मुझे ये बताओ कि बाकी के घर वाले मेरे बारे में क्या कह रहे थे। मिताली दीदी पापा से कह रही थी कि लड़का शार्प है, बहुत जल्दी काम सीख जाएगा। और रितिश भैया से मम्मी कह रही थी कि परा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी और के घर रह रहा है, उसका किसी भी तरह अपमान नहीं होना चाहिए। और शांता बहन है ना कुक, वो शिखा भाभी से कह रही थी कि कितना खाता है, सवेरे एक्सरसाइज कम कर दे तो क्या जाएगा उसका। और प्रशांत भैया शिखा भाभी से कह रहे थे कि कुसुम ने किसे अपने घर में घुसा दिया। और शिखा भाभी कह रही थी, नहीं शिखा भाभी कुछ नहीं कह रही थी। बस अब मैं जाऊं, मुझे स्किपिंग करनी है। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे और श्रेया दलाल के बारे में सबसे पहले तुम्हारी बीवी को बताया था। कुसुम या नीलम? जो भी कहो, अहमियत इस वक्त मेरे नाम की नहीं है, लेकिन मैं जो कहने वाली हूँ इसकी है, कम से कम इस वक्त। देखो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बात सुनने के बाद अगर तय करोगे तो फायदे में रहोगे। तुम जानते तो होंगे कि जितेंद्र भीमानी ने जमीन का एक टुकड़ा गुरुदेव अग्निहोत्री को दान में दिया है। उन्होंने 4 अस्पतालों में भी दान दिए हैं। उन्होंने हमारे गांव में गौशाला भी बनाई है। ऐसी चैरिटीज तो वो करते रहते हैं। अच्छा, मगर तुम ये नहीं जानते कि गुरुदेव अग्निहोत्री ने वो जमीन का टुकड़ा अपने बच्चे के नाम वसीयत कर दिया है। और तुम ये भी नहीं जानते कि अग्निहोत्री का वो बच्चा जितेंद्र की बहन सुभद्रा से पैदा हुआ था। तो ये कि जितेंद्र ने सुभद्रा से वो बच्चा ले लिया था, अग्निहोत्री को शहर से भगा दिया और सुभद्रा की दूसरी जगह शादी कर दी। अब सुभद्रा और अग्निहोत्री का वो बच्चा तुम 4 भाई बहनों में से एक है। अब बात लगी दिलचस्प। हेलो हेलो,